वाकई? भाभी ने ताज्जुब से मुझे देखा, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो। महर यार, तुमने डरा ही दिया था। रोने से पहले हमें वजह बता दिया करो कि तुम किसी फर्जी किरदार के मरने पर रो रही हो। हम लोग खामखा परेशान हो रहे थे। जिया मेरे रोने की असल वजह जानकर शायद पछता रही थी। जिया, तुम्हें तो अंदाजा हो जाना चाहिए, आखिर ये कोई नई बात तो नहीं थी। वो मजीद टुकड़ा लगाने से बाज नहीं आया। तुम अपनी चोंच बंद रखो, बंदर कहीं के। मैं भराई हुई आवाज में बोली। एक तो मुझे अपने नावल का दुख था और दूसरा ये अपनी तंज भरी बातों से मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। आह, देखें जरा, सदमे से बात करने का तरीका ही भूल गई हैं मोहतरमा। वैसे ये भी कोई इतनी नई बात नहीं, ये तो तुम्हारी खूबी है, बदतमीजी और बद इखलाकी से पेश आना। वो तमस्खर उड़ाते बोला। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी अगर तुमने अपनी बकबक बंद नहीं की तो। मैं दांत पीस कर बोली। अरहम यार, ना तंग करो मेरी बहन को, रूहान भाई ने डिपटने वाले अंदाज में उसे कहा। तो मैं वहां से उठ गई। मैं पछता रही थी कि उसकी मौजूदगी में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। महर, कहाँ जा रही हो? भाभी ने मुझे उठते देखकर पूछा। यकीनन इरम फूफो के साथ सोग मनाने जा रही होंगी मोहतरमा। बिल्कुल नहीं, हाँ तुम्हारी कब्र लाजमी खोदने जा रही हूँ, मैं गुर्रा कर बोली। उसका मुस्कुराता चेहरा मुझे उस वक्त इंतहाई जहर लग रहा था। दिल कर रहा था कि एक मुक्का मारकर उसकी बतीसी की तोड़ फोड़ कर दूं। वैसे वो सच कह रहा था, यानी मेरे रोने की उसे कोई परवाह ही नहीं। मेरे दिल पर क्या बीत रहा है उसकी बला से। अरे वाह, वैसे ये बताओ, अकेले खोद लोगी ना? मदद की जरूरत तो नहीं? वो नहायत ढीठ था। मैं मजीद कोई जवाब दिए बगैर फूफो की तरफ आ गई। एक वही तो थी जिनके साथ मिलकर मैं मलीहा वजदान को दुख बांट सकती हूँ। नावल लवर्स का दुख और खुशी सिर्फ दूसरा नावल लवर्स ही महसूस कर सकता है। वो कहते हैं ना, जिस तन पर बीती वो तन ही जाने। इसमें भी ऐसा ही था। अपना दुख कभी किसी ऐसे इंसान से ना बांटो जिसे नावल के किरदारों का भी पता ना हो। एम ही हमारे नन्हे से जज्बात का मजाक बनाते हैं। वो तो बस यही कहते हैं कि यार ये क्या, तुम एक फर्जी किरदार के लिए रो रही हो, फजूल ही आंसू बहा रही हो। उन लोगों को नहीं मालूम कि नावल रीडर जब कहानी को पढ़ता है तो पढ़ते समय वो बिल्कुल असल दुनिया से कट के उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। कारी और कहानी के किरदारों का आपस में एक खूबसूरत सा बंधन बंध जाता है। तो फिर उनकी खुशी से कारी खुश होता है। जब दो मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, कारी उन मोहब्बत करने वालों का गवाह बनता है। जब वो बिछड़ते हैं तो कारी का दिल भी गम की नगरी में डूब जाता है। और जब कोई मनो मट्टी तले जा सोता है तो वो भी नैनो कटोरों को लबालब भरे खूब रोता है। आखिर उसने एक वक्त गुजारा होता है उसके साथ। महर, कभी तो छोड़ दिया करो इन मुए रिसालों की जान। अगर फारिग हो तो बजाय इनमें वक्त जाया करने के घरदारी ही सीख लो। मामा जो अभी स्कूल से आई थी मुझे डांटते हुए बोली। मामा, अभी बहुत वक्त है इन कामों को सीखने का, फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं लापरवाही से जवाब देते बोली, और यही मेरी गलती थी कि मामा को मैंने संजीदा नहीं लिया था। फिर उन फ्लाइंग चप्पल सीधी मेरे सर पर आकर लैंड हुई। उई मामा, नावल हाथ से छूट गया और सर पकड़कर बैठ गई। जरा भी तुम्हें अकल है या नहीं? ये रिसाले भी तुम्हें कुछ नहीं समझाते? इनमें तो लड़कियां घर के सारे काम करती हैं, या वो भी तुम्हारी तरह निकम्मियां हैं? मामा को मेरे फोड़पन पर हमेशा अफसोस रहता था। नहीं चची, अब ऐसी भी बात नहीं। निक्सिक से तैयार हुआ मेरा दुश्मन सीढ़ियों से उतरते हुए बोला। इसके रिसाले की लड़कियां तो बहुत कुछ करती हैं और महर को भी वो सिखाती हैं। मिसाल के तौर पर मोहब्बत कैसे की जाती है, और भी बहुत कुछ। मैं ठीक कह रहा हूं ना महर? आंखों में शरारती जुगनू लिए वो सवालिया निगाहों से मुझे देख रहा था। जलती पे तेल फेंकने का काम वो खूब करता था। हाँ, और वो ये भी सिखा, जब कोई ख्वामखा आपकी बातों में अपनी टांग अड़ाए तो उसे कैसे तोड़ा जाता है। इसलिए बच के रहना मुझसे। उसे धमकी देते दिल में जितनी भी गालियां आती थीं, उसे नवाज कर वहां से रफू चक्कर हो गई, क्योंकि मेरी मामा खा जाने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी, जैसे मुझे साबत ही निकल जाएंगी। उस दिन अरसला और अनमता अचानक ही घर चली आईं और मैं उन्हें देखकर काफी हैरान हुई थी, क्योंकि वो पहली दफा हमारे घर आई थी और वो भी बिना बताए। तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हम तीनों ने एक दूसरे के साथ अपना अपना एड्रेस शेयर किया हुआ था और इसीलिए उन्हें घर ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई थी। तकरीबन 1.5 माह बाद हम मिल रहे थे। महर, तुम्हारी मामा तो बहुत स्वीट हैं, तुम ख्वामखा उन्हें न जाने क्या क्या कहती हो। अरसला मामा से मिलकर बोली। वो तो शुक्र था मामा कमरे से चली गई थी। मेरी मामा है और मुझे बेहतर पता है कि वो कितनी स्वीट है। शर्म करो बदतमीज, अपने करतूत दुरुस्त रखो तो वो तुमको ना डांटती ना। जब हरकतें ही तेरी गंदी होनी है तो स्वीट माँ को तो बनता है ना अपनी बिगड़ी हुई औलाद को नकेल डालना। अनमता तिड़क कर बोली। लेकिन अफसोस, तू ऐसी बिगड़ी हुई घोड़ी है जिसे नकेल का भी कोई असर नहीं होता। अरसला तासुफ से सर हिलाते बोली।
और मैंने जरा मुतजब से उन्हें देखा। तुम दोनों यही बकवास करने आई थी मेरे पास? मैं गुस्से से बिगड़ी। नहीं, बल्कि तेरी मलीहा का अफसोस करने आए थे, जिसका पिछले 2 दिनों से रो रो के बता रही थी। वो तंज करते हुए बोली तो मुझे याद आया कि मैं उनको फोन पर इश्क आतिश की कहानी कैसे रो रो कर सुना रही थी। हाँ तो और क्या, हमें लगा शायद मलीहा का आज कुल है तो अपनी दोस्त की हौसला अफजाई ही कराते हैं और साथ ही उसके कुल की बिरयानी खा आएंगे। अनमता मसनूई अफसोस भरा लहजा अपनाते हुए बोली, बस कर दो बेशर्मो, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अरे हमारी ऐसी मिजाज, और देखो हम हके दोस्ती निभाने चले आए और तुम हमें ही बेशरम का खिताब दे रही हो। नॉट फेयर जानी। तभी जिया और मामा लवाजमात से भरी ट्रॉली लिए कमरे में दाखिल हुई तो उनकी चलती जुबान भी बंद हुई। आंटी क्या जरूरत थी ये तकल्लुफ करने की? अरे प्यारी, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मामा अपने मखसूस शीरीन लहजे में बोली। हाँ हाँ, अब चुप करके ये शर्मा शुरमी छोड़ो और टूट पड़ो इन पर। मेरी स्वीट मामा ये अनायत किसी किसी पर ही करती हैं। मैंने ट्रे से एक कबाब उठाते हुए कहा और देखा सामने बैठी मामा ने मुझे सख्त घूरी से नवाजा, जिसे मैंने फौरन इग्नोर किया। अच्छा तो ये बताएं, क्या कर रही हैं आप छुट्टियों में? काफी इंजॉय कर रही होंगी। हमारी महर तो खूब नावल पढ़ रही है। जरा तवक्कुफ से जिया हंसते हुए उनसे इस्तफसार कर रही थी और साथ ही मेरे कारनामों की तशहीर करने से बाज ना आई, जो कि वो जानती ही थी। मैं तो इंग्लिश और कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। महर को भी बोला था मैंने, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि इसको तो सब कुछ आता है। अनमता ने जरा शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ तो और क्या, आजकल इंटरनेट जिंदाबाद, जो कुछ सीखना है सीखते जाओ। ख्वाम खा पैसे जाया करना है, जो वहां पैसे लगाने हैं मैं उनके नावल ना खरीद लूं। मैं झट उसकी बात का जवाब देते बोली, बस इसकी सुई तो नावल से शुरू होती है और नावल पर ही अटक जाती है। जिया नाक चिढ़ाते हुए बोली, हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। अरसला आप बताएं, आप क्या कर रही हैं आजकल? जिया ने अपने सवालों का सिलसिला दोबारा से जोड़ा। हाँ बताओ इसे सारी तफसील, इसने तो किताब लिखनी है ना तुम दोनों पर। मैं मुंह बनाते हुए बोली, मैंने क्या करना है, दरअसल मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और आजकल नित नई डिशेस बनाकर घर वालों के मेदों का इम्तिहान ले रही हूँ। अरसला ने भी हंसते हुए जवाब दिया और मैं बस मामा के चेहरे के तासुरात मुलाहिजा फरमा रही थी। माशाल्लाह, जरा सीखो अपनी दोस्तों से। तुम्हें अगर कुछ करने को बोलूं तो मैं ही बुरी हो जाती हूँ। मामा का रूए सुखन मेरी तरफ हुआ, लेकिन मैं गड़बड़ाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अब वो जरूर मेरी तरफ आने वाली हैं और मैंने अंदर ही अंदर इन शैतान की नानियों को कोसा, जिनको ज्यादा ही शौक था मेरी मामा से अपनी तारीफें सुनने का। मामा मुझसे नहीं होते ये काम वाम, आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ, फिर भी किसी के सामने मुझे लताड़ने से बाज नहीं आती। कम से कम दोस्तों के सामने तो इज्जत रहने देती, मैंने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा। तो वो दोनों हंसने लगी। हाँ कल को जब अगले घर जाओगी तब भी यही कहना। अरे इसे कुछ समझाओ, लड़कियां पराया धन होती हैं, सारी उम्र तो नहीं माँ बाप की दहलीज पर बैठे रहना। अगले तो कभी उसके ये नखरे ना देखें। माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर ससुराल वाले कहाँ बर्दाश्त करते हैं। मगर ये बात इस कम अकल लड़की के दिमाग में समाए तो ये रोना किस बात का। गुस्से से बोलते हुए मामा का चेहरा लाल हो गया था। मामा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कल ही अगले घर जा रही हूँ। सीख लूंगी मैं भी काम, क्यों आप परेशान होती हैं? मैं उनके करीब बैठते हुए बोली, मगर वो नाराज होकर कमरे से ही चली गई, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मेहर आंटी ठीक कह रही हैं, थोड़ा बहुत तो तुम्हें कुछ आना चाहिए, वरना कल को अपने शोहर को क्या मुंह दिखाओगी? मामा के जाते ही अरसला ने तासुफ से सोचते हुए कहा, क्यों, मेरे मुंह को क्या है, इतना हसीन मुखड़ा है मेरा, यही दिखाऊंगी उसे। मैं एक अदा से बोली तो वो तीनों हंस पड़ी और इसी हसीन चेहरे से उसका पेट भर जाएगा। जिया तंज करते बोली तो मैंने मुंह का जाविया बिगाड़ा। पता है, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इसका मुस्तकबिल कैसा होगा। अनमता आंख मारते हुए बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही अंदाजे लगाती थी। कुछ कुछ तो मेरे जहन के पर्दों में भी अक्स बन रहा है कि मुस्तकबिल में इसके साथ क्या होने वाला है, मगर मैं तुमसे सुनना पसंद करूंगी। जिया शरारती अंदाज में बोली और मुझे समझ आ गई कि ये जरूर कुछ उल्टा ही बोलेंगी। जब मेहर के शोहर ने काम से थके हारे घर आना है तो उसने कहना है, बेगम सर में शदीद दर्द है, जरा एक कप चाय तो बना दें। वो प्रॉपर एक्टिंग करते हुए शुरू हुई। तो बेगम ने कहना है, सरताज यहाँ आए, मैं आपका सर दबाती हूँ और एक ताज़ा ताज़ा कहानी पड़ी है वो भी सुनाती हूँ, यकीनन उससे आपका सर दर्द मिनटों में भाग जाएगा। उसकी बात पर वो दोनों हंसी से लोटपोट हो रही थी और मेरे लबों पर भी ना चाहते हुए हंसी आ गई। हमें अपने होने वाले जीजा जी से नहायत हमदर्दी है, अरसला हंसते हुए बोली। उतनी ही हमदर्दी है, तुम करवा लेना मेरी जगह और खूब सारी डिशेस बनाकर उसके मैदे पर जोर आजमाई करना।
मैं दांत पीसते हुए बोली। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आई तुम दोनों को। क्या जरूरत थी मामा के सामने अपने ये कारनामे बताने की? अब मेरी सख्ती आएगी, तुम दोनों का क्या जाएगा? मैं नाराजी से उन्हें देखती हुई हंस दी। महर, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। मैं जो सबके सामने बैठी बातें कर रही थी, जब जिया भागती हुई आई और ये दिल दहला देने वाली खबर सुनाई, मैं तो एकदम से घबरा गई। हॉल में भी खामोशी छा गई। कहाँ? मैं तो इस कदर हकला गई थी जैसे रिजल्ट ना हो, कोई भूत प्रेत आ गया हो। वैसे एकदम से रिजल्ट की आफत टूट पड़ना किसी भूत से भी खौफनाक होता है। ओ माय गॉड महर, ये क्या कर दिया तुमने? रूहान भाई जिया से मोबाइल लेते तहय्युर और ताज्जुब से चिल्लाए और सकते किसी कैफियत में मोबाइल को देखते जा रहे थे। जिया भी बसूरी सी शक्ल बनाए खड़ी थी और मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। क्या मैं फेल हो गई हूँ? उनकी ऐसी सूरतें देखकर मेरे अंदर से डरी सहमी सी महर ने पूछा। अल्लाह ना करे। मैंने फौरन इस डरी सहमी सी महर को डपटा। सब में ही फेल हो गई है या किसी में से पास भी हुई है रूहान? सुकूत छाए माहौल में से मामा की इत्मीनान भरी आवाज और मैं हैरत की अमीक गहराई में गिरते हुए उनको देखा। उन्हें यानी यकीन था मैंने फेल ही होना था। मामा, सदमे से तो मेरी आंखें ही भर गईं, जैसे किसी ने मुट्ठी भर लाल मिर्च फेंक दी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पेपर तो अच्छे हुए थे, मैं भर्राई हुई आवाज में बोली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब कोई फेल होता है तो सबसे पहले वो अपनी सफाई के लिए यही कहता है कि मेरे पेपर तो अच्छे हुए थे। वो हंसकर बोला, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। अब तुम भी फेलियर्स की तरह एग्जामिनर्स को कोसती रहो। अब क्या कह सकते हैं? जो तुम कारनामा सरंजाम देकर आई हो वो तो सामने आ ही गया है। उसकी बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोहन, क्यों तंग कर रहे हो महर को? सीधी तरह बताओ, क्या रिजल्ट है हमारी बेटी का? रोते रोते मेरी समातों से ताया जान की भारी संजीदा आवाज टकराई तो नम आंखों से चौंक कर इधर देखा जहां रूहान भाई और जिया हंस रहे थे, यानी वो मजाक कर रहे थे। एक सुकून से दिल के गोशे में उतरा। बाबा, महर सेकंड डिवीजन से पास हुई है और हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। रूहान भाई चहकते हुए बोले तो मेरा दिल किया मैं उछलूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं, भंगड़ा डालूं और लोगों को बताऊं कि मैं पास हो गई। सबने मुझे प्यार किया और मुबारकबाद दी। सभी बहुत खुश थे। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसके सामने जाकर गर्दन फखर से अकड़ाई। देखा, पास हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सेकंड डिवीजन से। मेरी बात पर तंज भरी मुस्कुराहट उभरी। जरूर नकल मार के ये डिवीजन हासिल की होगी, वरना तुम इस काबिल कहाँ? और मुझे एक जबरदस्त किस्म का ताना मारकर अपने कमरे में चला गया। सबने मुबारकबाद दी थी, बस एक वही था मेरा अजली दुश्मन, मेरी कामयाबी पर जलने वाला। झूठे मुंह से उसने मुबारकबाद नहीं दी थी। चवल, कंजूस। वैसे भी मुझे उसकी मुबारकबाद से 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए। दरअसल बेचारे की पेशन गोई जो गलत हो गई थी मेरे बारे में, इसलिए मुंह की खानी पड़ी, तो किस मुंह से मुबारकबाद देता। अगले दिन शुमाइला भाभी और जिया के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बना तो बदकिस्मती से भाभी ने उसे ही बोला ले जाने को, क्योंकि रूहान भाई घर नहीं थे और रुहेल चाचू भी अनम चची के साथ अपने ससुराल गए हुए थे। बाबा और ताया जान अपने अपने काम पर थे। बाकी यही घर था जिसकी नाइट ड्यूटी थी और हमें शॉपिंग पर ले जाने की जिम्मेदारी ताई जान ने उसे दी। मैं भी कोई चूं चरा किए बगैर शराफत से चली गई। जिया, यहाँ करीब ही उर्दू बाजार है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ वहां चलो। नई किताबें मार्केट में आई हैं तो मेरा दिल कर रहा है लगे हाथों उनको भी लेती जाऊं। मैंने कपड़ों की शॉप में दाखिल होती जिया से कहा तो उसने खा जाने वाली निगाहों से मुझे देखा। शुमाइला भाभी और अरहम आगे थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। चुप करके ना बैठी रहो, हम यहाँ तुम्हारी किताबों की शॉपिंग करने नहीं आए, उसने सख्ती से जवाब दिया। यही तो तुम जैसे लोगों की सोच है। कपड़ों जूतों पर हजारों लाखों खर्च कर लेते हो, मगर किताबों के लिए ना तो तुम लोगों के पास पैसे होते हैं और ना ही वक्त होता है। तुम्हें इतना नहीं पता कि कपड़ों से कई दर्जे बेहतर किताबें होती हैं। मैं उसकी बात पर फटते जज्बात के आलम में बोली, चलो मैं चची से बात करूंगी, महर को अब से किताबों के जोड़े बना दिया करें, क्योंकि कपड़े तो अच्छे नहीं होते ना। मेरी बातों को गैर संजीदगी से लेते हुए वो बोली तो मेरा दिल किया कोई बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारूं। मिजाल है ये लोग कभी मुझे संजीदा भी ले लिया करें। मुझे बहुत दुख होता था जब मैं किताबों की इस कदर नाकदरी होते देखती। मैं बेदिली से शॉपिंग में उसका साथ दे रही थी। फिर जब एक दफा जिया को मनाने की कोशिश की तो वो भड़क उठी। महर, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अरहम भाई हमारे साथ हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। वो कौन होता है हम पर गुस्सा करने वाला? तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जाऊंगी, देखती हूँ कौन गुस्सा करता है। अरहम के नाम पर मैं ढिठाई से बोली। वो कौन होता है हम पर गुस्सा करने वाला? तो जिया तासुफ से सर हिलाते दोबारा ज्वेलरी देखने में मगन हो गई। महर, इधर आओ ना, तुम ऐसे खड़ी हो जैसे अभी भाग जाओगी। भाभी के बुलाने पर उनके पास चली गई।
یہ ڈریس کیسا ہے؟ ایک خوبصورت میرون رنگ کے گولڈن کڑھائی والے سوٹ کو میرے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے، بے دلی سے جواب دیتے ہوئے میری نظر شاپ کے گلاس ڈور کے باہر کھڑے ارحام پر پڑی۔ میری نظر نے حیرانی سے اس کا پیچھا کیا جہاں وہ جا رہا تھا۔ بھابھی سے بہانہ کر کے میں باہر آئی۔ وہ ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ایک دکان میں داخل ہوئے۔ ارحام بخاری، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہو نا؟ اب دیکھتے جاؤ مہر تمہیں کیسے مزہ چکھاتی ہے۔ میرا دماغ زبردست قسم کا منصوبہ سازی کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں جی اور بھابھی کو بتائے بغیر اردو بازار چلی آئی۔ وہاں کتابوں کی بڑی تعداد میں مجموعہ تھا کہ میرا دل فوراً نادان بچے کی طرح مچلنے اور ضد کرنے لگا کہ یہ سب کتابیں میں خرید لوں، جس میں ہر طرح کی کتابیں تھیں۔ میں وہاں گھوم پھر کر ایک ایک کتاب کو دیکھنے لگی۔ سارے ناولز خریدنے کے لیے تو نہیں، ہم اگر 3-4 ناول خریدنے جتنے تو پیسے تھے ہی۔ میں نے اپنی پسند کے نئے ناول پیک کروائے۔ وہاں سے نکلنے کو میرا من ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ ملبوسات، جوتے، زیورات اور کھانے پینے کی اشیاء جیسی دکانوں میں انتہا کا جمگٹا لگا ہوا تھا، مگر کتابوں کی دکان پر اکا دکا لوگ ہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بیگ سے موبائل نکالا تو جیا کی 4-5 مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ لازمی مجھے وہاں ڈھونڈ رہی ہوگی اور جب کہیں نظر نہ آئی تو اس کا بدتمیز دماغ، میرا بدترین دشمن، ضرور غصے کی شدت سے لال پیلا ہو رہا ہوگا۔ میں جلدی جلدی چلتے ہوئے وہاں پہنچی جہاں میں انہیں چھوڑ کر گئی تھی، مگر وہاں نہ ملی۔ پاگلوں کی طرح پھر ایک ایک شاپ میں جھانک کر دیکھا تو اس کا نام و نشان ہی سرے سے نہیں مل رہا تھا۔ مہر تم بھی حد درجے بدھو ہو، میں خود کو کوستے ہوئے جیا کو کال کرنے لگی۔ ہیلو، کہاں پر ہو تم لوگ؟ اس کے فون اٹھاتے ہی میں نے پوچھا۔ گھر پر ہیں، دوسری طرف سے سکون سے جواب ملا۔ کیا؟ میں تعجب سے تقریباً چلائی۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے چونک کر دیکھا۔ غالباً میں بھی تم لوگوں کے ساتھ آئی تھی جیا، صدمے سے تو مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، یعنی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں بھی غالباً تمہیں بتایا تھا کہ بھائی غصے میں ہوں گے، مت جاؤ، پھر کسی دن چلے جانا، مگر تم تو وہی کرتی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ تم ہمیں بتائے بغیر بک شاپ چلی گئی اور بھائی کو جب پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح تم وہاں گئی ہو اب ویسے ہی گھر پہنچ جاؤ گی۔ تمہارے بھائی کو تو میں مزہ چکھاؤں گی، ایک دفعہ مجھے گھر آ لانے دو، ایک دفعہ مجھے گھر آ لینے دو۔ میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے فون بند کر دیا۔ مجھے اس حد تک غصہ آ رہا تھا، کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ میں ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک طرف کھڑے ہو کر روہیل چاچو کو فون کیا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے 15 منٹ میں پہنچنے کا کہا، کیونکہ ان کا سسرال یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا تو جلدی پہنچ سکتے تھے۔ مجھے ارحام پر بہت غصہ تھا، دل کر رہا تھا کہ جاتے ہی تائے جان سے اس کی شکایت کروں گی، مگر پھر خیال آتا کہ اگر تائے جان کو بھی اس نے بتا دیا کہ میں انہیں بتائے بغیر کتابوں والی دکان پر چلی گئی تھی، پھر الٹی میری ہی بے عزتی ہونی تھی۔ اس لیے اب مجھے خاموش ہی رہنا تھا۔ فوراً میرے دماغ میں ایک کلک سا ہوا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد روہیل چاچو کے ساتھ میں گھر آ گئی تو ماما نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میری خوب بے عزتی ہوئی اور میں خاموشی سے بس سنتی رہی۔ دل و دماغ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کو ترتیب دے رہا تھا۔